Hello students, how are you today? Today we are again going to start new chapter, that is magnetic effect of current. This is the first chapter of unit 3rd. Okay, so my first topic today is what is the magnetic field. So today what is the magnetic field? So first of all you must understand that what is magnetic field. तो magnetic field क्या होता है? Let's understand. बेटे जब भी करंट मूव करेगा किसी करंट कैरिंग कंडक्टर्स में तो उसके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड सेटअप हो जाएगा। ओके, उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शंस में जहां हमारे पास करंट होगा उसके परपेंडिकुलर क्या आएगा? मैग्नेटिक फील्ड। और जहां पे मैग्नेटिक फील्ड होगा उसके परपेंडिकुलर ऑटोमेटिकली क्या आ जाएगा? इलेक्ट्रिक करंट। तो करंट और मैग्नेटिक फील्ड ये दोनों आपस में हमेशा रहते हैं। ठीक है, अगर एक वैल्यू गिवन है सेकंड वैल्यू ऑटोमेटिकली प्रोड्यूस होगी और उसकी डायरेक्शन कैसी होगी? उसके परपेंडिकुलर्स। ओके, सो अकॉर्डिंग टू दिस इफ वी हैव हियर ए करंट I is moving। ओके, तो इस करंट कैरिंग वायर के अराउंड क्या सेटअप हो जाएगा ऑटोमेटिकली? मैग्नेटिक फील्ड अराउंड दिस एंड वी कैन से मैग्नेटिक फील्ड को हम कैसे लिखते हैं? ठीक है, तो जहां पे करंट होगा वहां पे मैग्नेटिक फील्ड होगा, जहां पे मैग्नेटिक फील्ड होगा वहां पे ऑटोमेटिकली उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में क्या आएगा? इलेक्ट्रिक करंट हो जाएगा। ओके, तो हमारा पार्ट्स क्लियर हो गया। व्हाट इज मैग्नेटिक फील्ड? द आंसर इज द स्पेस अराउंड करंट कैरिंग कंडक्टर इन व्हिच इट्स मैग्नेटिक इफेक्ट कैन बी एक्सपीरियंस्ड इज कॉल्ड मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड को हम एक्सपीरियंस कर सकते हैं उसके स्पेस के अराउंड। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट द नेक्स्ट टॉपिक दैट इज हेंस ऑर्स्टेड एक्सपेरिमेंट। तो हेंस ऑर्स्टेड एक्सपेरिमेंट, हेंस ऑर्स्टेड एक साइंटिस्ट का नाम है जिन्होंने फर्स्ट ऑफ ऑल मैग्नेटिक इफेक्ट को एक्सपीरियंस किया। ठीक है, वो अपनी लैब में वर्क कर रहे थे और उन्होंने एक इलेक्ट्रिक सर्किट ऐसा था कि उस इलेक्ट्रिक सर्किट में एक वायर थी जिसमें से करंट आई फ्लो कर रहा था। तो उन्होंने एक्सीडेंटली ना अपनी मैग्नेटिक कंपास को इसके पास रख दिया। लेकिन हमें पता है बेटे मैग्नेटिक कंपास का नॉर्थ और साउथ पोल जो होता है उसकी जो नीडल होती है वो ऑलवेज लाइन अलोंग नॉर्थ एंड साउथ डायरेक्शन में होती है। लेकिन उन्होंने क्या देखा कि जैसे ही वो मैग्नेटिक कंपास उसके साथ रखी है तो वो नॉर्थ साउथ में नहीं थी, मैग्नेटिक नीडल किस तरफ थी? टुवर्ड्स ईस्ट और वेस्ट। पहले नॉर्थ साउथ में थी, बाद में डिफ्लेक्ट होकर कैसी हो गई? ईस्ट टू वेस्ट। तो उन्होंने देखा कि ये मैग्नेटिक फील्ड को क्या हो गया है कि इसकी डायरेक्शन चेंजेस हो गई है। तो उन्होंने जैसे मैग्नेटिक फील्ड को पकड़ा फिर से उसकी वैल्यू नॉर्थ साउथ हो गई। तो उन्होंने देखा कि मैग्नेटिक फील्ड का इसका मैग्नेटिक इफेक्ट का कोई ना कोई फोर्स है जो इसकी मैग्नेटिक नीडल पे लग रही है। दैट इज वाई इसने उन्होंने फिर इसके इफेक्ट को निकाला। ठीक है, तो उन्होंने स्टडी किया, तब से हमने स्टडी करना शुरू कर दिया दैट इज इफेक्ट ऑफ मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। ठीक है, तो जब भी करंट होगा तो कोई ना कोई मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुई, वही मैग्नेटिक फील्ड जो होगी उसने इसके ऊपर क्या लगाई थी? फोर्स। क्योंकि अगर ये नॉर्थ पोल है तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड का कौन सा पोल बन रहा है? साउथ। तो नॉर्थ साउथ में कौन सी फोर्स होगी? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है तभी ये नीडल रिफ्लेक्ट होके टुवर्ड्स द करंट कैरिंग कंडक्टर के पास चलेगी। ठीक है, क्योंकि जो करंट कैरिंग कंडक्टर है उसने अपनी मैग्नेटिक फील्ड बनाई और उसने नॉर्थ साउथ पोल होगा मैग्नेटिक फील्ड का, तो ऑपोजिट पोल होगा तभी वो उसकी तरफ डिफ्लेक्ट होगी। ठीक है, सो दैट इज व्हाई ऑर्स्टेड ने एक्सपेरिमेंट में ये डिटरमिन किया एंड देन आफ्टर हमने इसके अंदर और भी ज़्यादा और स्टडी की मैक्सिमम। ठीक है, तो इस चैप्टर का नाम है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। करंट से जो मैग्नेटिक इफेक्ट प्रोड्यूस होता है। ठीक है, तो चलिए अब स्टडी करते हैं नेक्स्ट टॉपिक दैट इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज रूल्स टू फाइंड द डायरेक्शंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो हमारे पास बेटे दो रूल्स हैं, उसकी हेल्प से हम डिटरमिन कर सकते हैं व्हाट इज द डायरेक्शंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो फर्स्ट रूल है हमारे पास राइट हैंड थंब रूल। तो हमारे पास दिस इज द राइट हैंड, दिस इज द थंब रूल। तो बेटे हमने क्या करना है? सपोज इफ वी ग्रास्प, ग्रास्प मतलब पकड़ना। इफ वी ग्रास्प करंट कैरिंग कंडक्टर इन अवर राइट हैंड, तो अगर हम अपने राइट हैंड में करंट कैरिंग कंडक्टर को पकड़ते हैं देन the direction in which the directions of thumb, then thumb gives the direction of electric current। thumbs कौन सा देगा? directions of electric current and the direction in which fingers are curls give the direction of magnetic field। clear? तो याद रखिए हमने इसको कैसे
डेफिनेशन कैसे बोलनी है? इफ वी ग्रास्प और होल्ड, इफ वी होल्ड द करंट कैरिंग कंडक्टर इन आवर राइट हैंड, then thumb gives the direction of current and the direction in which fingers are curled gives the direction of magnetic field. अब हम इसको यहाँ पे चेक कर लेते हैं. So this is the diagrammatic part. Okay, so इसने बताया कि if the current is moving in the upward direction, so this is the right hand number. ठीक है, if the current is moving in upward direction, I is moving upward, then the direction in which fingers are curled gives the directions of magnetic field. तो finger किस तरफ curled है? It is along this one, so it is anti-clockwise. फिंगर किस तरफ है? एंटी-क्लॉकवाइज. एक चीज और भी याद रखिए, जब भी करंट मूव करेगा अपवर्ड तो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड कैसी होगी? एंटी-क्लॉकवाइज. जब करंट मूव करेगा डाउनवर्ड तो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड कैसी होगी? क्लॉकवाइज. तो ये एक सिंपल सा रूल है, ये अपने माइंड में सेट कर लो. तो न्यूमेरिकल्स में या फिर डेरिवेशंस में आपको क्वेश्चंस आएंगे, उसमें हम ये रूल को अप्लाई करेंगे. ठीक है, When current move upward, directions of magnetic field कैसी होगी? Anti-clockwise. जब current move करे downward, then direction of magnetic field कैसी आएगी? Clockwise. ठीक है? Okay. So this is the first rule. Now rule number 2 is called Maxwell-Corp screw rule. तो screw होता है वो नट जिसको हम पेचकस से रोटेट करवाते हैं. ठीक है? This one is the diagram. तो ये हमारे पास है स्क्रू ड्राइवर. स्क्रू ड्राइवर हमारे पास ऐसा होता है, उसके आगे आगे ऐसा होता है. ठीक है, तो आगे हम क्या करते हैं इसको, ठीक है, स्क्रू ड्राइवर से इसको पेचकस से हेल्प से हम नट को कसते हैं. ठीक है, इफ वी रोटेट द स्क्रू, इफ वी रोटेट द स्क्रू इन व्हिच डायरेक्शन? सिंपल सी बात है, मैग्नेटिक फील्ड है. इफ वी रोटेट द स्क्रू इन एंटी क्लॉकवाइज, देन डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, डायरेक्शन ऑफ करंट कैसा होगा? जब ये एंटी क्लॉकवाइज घूमता था तो डायरेक्शन ऑफ करंट इज अपवर्ड. when the cork screw rule, when the screw is rotated, when screw is rotated, बेटे जब हम इसको क्लॉकवाइज मूव करेंगे, ठीक है, then it will move downward. whenever it is moved anti clockwise, it will move upward. Okay, तो directions of movement of screw gives the direction of electric current. बड़ा सिंपल रूल है. मैंने अभी आपको बोला कि जैसे ही इफ वी रोटेट द स्क्रू इन क्लॉकवाइज, अगर स्क्रू आपको क्या दे रहा है? डायरेक्शन ऑफ स्क्रू देता है आपको मैग्नेटिक फील्ड, और जिस डायरेक्शन में स्क्रू मूव करेगा वो डायरेक्शन क्या देगा आपको? इलेक्ट्रिक करंट का. अगर आप मैग्नेटिक फील्ड को कैसे घुमा रहे हैं? क्लॉकवाइज. अगर क्लॉकवाइज होता था तो ये मूव करेगा डाउनवर्ड. इफ इट इज एंटी क्लॉकवाइज देन करंट विल मूव अपवर्ड, बैकवर्ड की तरफ आएगा. ठीक है, वही रूल जो हमने यहाँ पे लगाया. So this is the second rule, that is called Maxwell-Corp screw rule. Next हम करेंगे Biot-Savart's law, that is also very important topic. So let's start next topic, that is the Biot-Savart's law. What is the Biot-Savart's law? Biot-Savart's law gives us the values of a small magnetic field due to the current carrying conductors. Okay, so let's understand what is the Biot-Savart's law. In Biot-Savart's law, he said that magnetic field produced due to a current carrying conductor is directly proportional to the current. First of all, see the diagram part. तो बेटे Biot-Savart's law ने क्या किया? We have a wire. He has taken a small wire x to y, small wire x to y through which the electric current I is flowing. Electric current I is flowing from x to y. Whenever electric current is flowing from x to y, he has taken small value of length. Small length ली उसने कितनी? dl. dl के कारण जितना करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है, so the current flowing through the small length dl के कारण जितना मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा at point p, तो पॉइंट p पर कितना मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा? he find that one. So small dl है तो small current which is at angle sin theta, okay, at a distance r and that point is p. तो p पर कितना इसने मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा वो किस पे डिपेंड करेगा? The first factor is that magnetic field is directly proportional to the I for current. जितना ज्यादा करंट होगा उतना ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा. नंबर 2,
dB is directly proportional to sin थीटा। तो sin थीटा बेटा जितना ज्यादा होगा मतलब sin 90 पे इसकी वैल्यू आएगी मैक्सिमम, and if the value is sin 0, if theta is 0, then magnetic field is also 0. Okay, third factor is the length. If the current is flowing through the small length, then current is small, so magnetic field produced will also small. If length is larger, larger the current, larger the magnetic field. And the last factor is magnetic field is inversely proportional to the square of distance. मतलब वायर में से मैग्नेटिक फील्ड पॉइंट P जितना ज्यादा दूर होगा उतना मैग्नेटिक फील्ड कम, जितना पास होगा उतने वैल्यू उसका ज्यादा। Then after these, the fourth factor on which the strength of magnetic field depend. Then after adding all these factors, you will get आप सबको ऐड करो, you will get this one value. And whenever constant proportionality eliminated, some constant always come, and that constant is K, and K is equal to mu naught over 4 pi. What is the K? K is the permeability, okay, through which the magnetic field is produced. तो ये मीडियम की बात बताएगा बेटे, the electric current वायर और पॉइंट P के इन बिटवीन जो मीडियम होगा। ओके, तो K का वैल्यू कितना है कांस्टेंट mu naught over 4 pi। mu naught over 4 pi की फिक्स्ड वैल्यू होगी कितना 10⁻⁻7 टेस्ला। एक चीज और, जैसे हमने फाइंड किया था कूलम्ब्स लॉ में, कूलम्ब्स लॉ में K का वैल्यू होता था 1/4 pi epsilon naught, उसकी एक फिक्स्ड वैल्यू होती थी 9 × 10⁻9। तो न्यूटन तो वही वैल्यू, वैसे ही हम इसकी वैल्यू भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। mu naught over 4 pi का वैल्यू कितना आएगा 10⁻⁻7 टेस्ला। तो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम से हम इसकी वैल्यू को डायरेक्टली ऐड अप कर सकते हैं, ठीक है। इफ वी सब्स्टिट्यूटिंग दिस वैल्यू इनटू इक्वेशन दिस, you will get this one part. This is the Biot-Savart's law. Okay, this is the Biot-Savart's law. So now we have to find the value of what is the SI unit of magnetic field. अगर आपको क्वेश्चन है what is the SI unit of magnetic field, तो SI unit of magnetic field is Tesla. Tesla is the SI unit of magnetic field. तो याद रखिए SI unit of electric field, SI unit of potential, ऐसे ही magnetic field के SI unit भी आप याद रखिए, that is the Tesla. Next part is that write the Biot-Savart's law in vector form. अगर हम इसकी हमने तो find out कर लिया Biot-Savart's law, but now we have to write it in the vector form. Now we can see ये जो magnetic field बना था उसकी डायरेक्शन किस तरफ थी, डायरेक्शन is from C to B. ये पॉइंट को हम C मान लेंगे, तो CP के along ये जो डायरेक्शन देगा इसका that is the R unit vector. तो R unit vector के साथ हम इसकी वैल्यू को मल्टीप्लाई कर देंगे। Then we know that this magnetic field is equal to mu naught 4 pi IDL sin theta into R unit vector upon R unit vector over R square over R square. Now you can see that बेटे हमारे पास क्रॉस प्रोडक्ट का वैल्यू क्या होता है, जब भी हमारे पास होता था डॉट प्रोडक्ट, तो डॉट प्रोडक्ट को हम लिखते थे A डॉट B इज इक्वल टू AB cos थीटा, क्लियर। अगर हमने क्रॉस प्रोडक्ट में लिखना है तो क्या लिखते हैं A क्रॉस B, मतलब A क्रॉस B इज इक्वल टू AB sin थीटा इनटू एनी यूनिट वेक्टर, ठीक है। तो वो sin थीटा होगा वो क्रॉस प्रोडक्ट में चेंज हो जाएगा, सो वी हैव क्रॉस प्रोडक्ट इनटू R यूनिट वेक्टर। तो हमें पता है R यूनिट वेक्टर का वैल्यू क्या होता है, R यूनिट वेक्टर का वैल्यू इज इक्वल टू R वेक्टर ओवर R। So we can substitute this value into this. So दोनों expressions क्या होंगे vector form. You can write this one is okay, this one is also okay. You can substitute the values of unit vector, then you will get the values of vector form of Biot-Savart's law. तो बेटे ये था हमारे पास very important topic, that is Biot-Savart's law. Okay. तो next हम टॉपिक स्टडेंगे, नेक्स्ट हमारा टॉपिक होगा मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ सर्कुलर लूप, मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द सर्कुलर लूप। अब हम इस टॉपिक को कवर अप करेंगे। चलिए अब स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट टॉपिक वी हैव हियर मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ सर्कुलर लूप। तो हमारे पास एक सर्कुलर लूप है जिसमें करंट I फ्लो करेगा और उसके सेंटर पे हमें क्या फाइंड करना है, मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल अंडरस्टैंड दिस डायग्राम। वही आप सर्कुलर लूप, इस सर्कुलर लूप में इलेक्ट्रिक करंट I फ्लो कर रहा है बेटे, फ्रॉम एंटरिंग फ्रॉम दिस पॉइंट मूविंग अप टू दिस
तो हमने सेंटर पे क्या फाइंड करना है, उसका स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, सेंटर में इसकी वैल्यू फाइंड करेंगे। देन वी हैव टेकन स्मॉल लेंथ, फिर से हम सबसे पहले स्मॉल लेंथ ले लेंगे। स्मॉल लेंथ का वैल्यू कितना आएगा, dl। तो हमने दो पॉइंट ले अज्यूम करिए, a से लेके b तक, एंड इट्स लेंथ कितनी है, dl। तो dl है, तो इसका दिस लेंथ का वैल्यू फ्रॉम द सेंटर ऑफ o इज a। तो दिस लेंथ एट द सेंटर पे कितना डिस्टेंस है इसका, a है इसका रेडियस, a is the radius, o is the central point और a, b और c इसका मिड पॉइंट ले लिया। अब हम a o c के अगर ट्रायंगल की बात करें, a o c अगर ट्रायंगल हो तो उसमें थीटा कितना आएगा, कितना एंगल बन रहा है बेटे, तो हमारे पास इसका एंगल बन रहा है 90 डिग्री, तो थीटा कितना आ जाएगा 90 डिग्री। अब हम इसकी वैल्यू फाइंड करेंगे। लेट्स स्टार्ट, फर्स्ट ऑफ ऑल कंसीडर a circular loop of radius a, center is o, carrying a current I, let small length element is the dl, ठीक है, through which the current is I is flowing। Now from this one triangle AOP, the triangle value theta is equal to कितना है 90 degree। So this flowing the value of current और this magnetic field O, दोनों में एंगल कितना बन रहा है 90 डिग्री। Then according to Biot-Savart's law, तो Biot-Savart's law को हम लगाएंगे, this is the basic law, that is why we are using this law। Okay, so Biot-Savart's law हमारे पास है, थीटा का वैल्यू पुट कर दो इसमें, थीटा कितना था sin 90, sin 90 का वैल्यू कितना आएगा 1, sin 90 का वैल्यू 1, we have this equation। अब this is the small magnetic field, now we will calculate for full circle of current carrying wire का total magnetic field। अगर टोटल मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना, देन वी हैव टू इंटीग्रेट दिस इक्वेशन। आफ्टर इंटीग्रेटिंग, दिस इज ए क्लोज्ड लूप, अगर दिस इज ए सर्कुलर लूप इज ए क्लोज्ड लूप, तो हम इसका जो इंटीग्रेशन फाइंड करते हैं उसमें हम क्लोज्ड लूप दिस सिंबल, तो इंटीग्रेशन में हम जीरो इसलिए लगाते हैं ताकि ये किस सरफेस के लिए मेजर कर रहे हैं, क्लोज्ड लूप के लिए। जब भी आपका सरफेस ऐसा आएगा क्लोज्ड लूप, तब हम इसको क्या करेंगे, क्रॉस कर देंगे जीरो फॉर्म के, इसको बोलते हैं इंटीग्रेशन कांस्टेंट, इंटीग्रेशन जीरो कर देंगे। तो dB वैल्यू इज इक्वल टू दिस, तो dB का वैल्यू कितना आ गया, टोटल मैग्नेटिक फील्ड इज V, तो ये सारी वैल्यू कांस्टेंट है, ये चली जाएंगी बाहर, वी विल गेट वैल्यू ऑफ dl ओनली। तो dl का करेंगे इंटीग्रेट, dl का वैल्यू कितना आएगा 2 pi r, तो यहाँ पे रेडियस की जगह यूज किया a, तो वैल्यू बन गया 2 pi a, 2 pi a को हमने पुट किया और पुट करने के बाद वी गेट दिस वैल्यू, ठीक है। अब एक बात जो आपने याद रखनी है कि 2 पाई और 4 पाई को आपने कैंसिल नहीं करना, कैंसिल इसलिए नहीं करना क्योंकि बेटे हमारे पास म्यू नॉट ओवर 4 पाई की एक फिक्स्ड वैल्यू होती थी 10⁻⁻7 टेस्ला। न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम में आप इसकी डायरेक्ट वैल्यू पुट कर दो, ठीक है, पीछे बच गया 2 पाई, तो 2 पाई का है और करंट रेडियस पता होगा, तो 2 पाई कांस्टेंट का वैल्यू पता है, तो इजीली आप इसकी वैल्यू को स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड को कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। सो इफ वी हैव हियर, अगर आप इसको कट करते हो तो वैल्यू बेटे ऐसी बनेगी, तो ऐसी वैल्यू में हमारे पास अब म्यू नॉट और इसकी कॉम्प्लिकेशन क्वेश्चन बन जाएगा। तो अगर कॉम्प्लिकेटेड इक्वेशन बनेगी तो सिंपलिसिटी के लिए याद रखिए, वी विल नॉट यूज दिस। इफ वी हैव हियर n नंबर ऑफ टर्न्स, अगर हमारे पास एक सर्कुलर रिंग है उसमें आपको नंबर ऑफ टर्न्स कितने गिवन है, n नंबर ऑफ टर्न्स, तो वो n इसके साथ हम ऐड कर देंगे, तो वैल्यू बनेगा 2 पाई i n। n हम इसलिए यूज करेंगे अगर आपको नंबर ऑफ टर्न्स गिवन होगी, अगर नहीं है तो सिंपली दिस वन इज लोडेड। ओके, सो दिस इज द अनदर एप्लीकेशंस ऑफ Biot-Savart's law।